तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी मुंबई में लगातार दबिश डाल रही है। बड़े बड़े ड्रग्स पेडलर पकड़े जा रहे हैं और उनकी पूरी मुहिम है बॉलीवुड में ड्रग्स का जो पूरा एक कनेक्शन है उसको साफ करने का। हालांकि जो एनसीबी के अफसर आए हुए हैं यहाँ पे, उनसे जो मेरी बात हुई तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ कही कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड में सारे लोग नशे का इस्तेमाल नहीं करते, नशे का सौदा नहीं करते। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं और ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए, क्योंकि मुट्ठी भर लोगों से पूरी बॉलीवुड बदनाम होती है, वो सही नहीं है। तो उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे निशाने पर बॉलीवुड पूरी फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि वो लोग हैं सिर्फ जो ड्रग्स के धंधे में या ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे लोगों तक पहुंचना और उनको कानून की दहलीज तक ले जाना, यही उनका मकसद है। तो ये तो अपडेट है। आज आपको बताता हूं कि रिया चक्रवर्ती, जो सीबीआई जिनसे 4 दिन तक पूछताछ की, ईडी ने कई बार पूछताछ की, फिर एनसीबी ने पूछताछ की 3 दिन तक, और इन 3 दिनों में क्या हुआ, कैसे रिया चक्रवर्ती एनसीबी के जाल में फंसी, कैसे रिया चक्रवर्ती को सच बोलना पड़ा। एनसीबी की टीम में कई होनहार अफसर जो इस केस की तफ्तीश के लिए मुंबई पहुंचे। जब वो आए तो उनके पास सिर्फ 2 चीजें थी जिसके जरिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना था, और वो जो चीजें मिली थी वो भी ईडी की तरफ से। कुछ व्हाट्सएप चैट्स थे जो रिया और उनके साथ के आसपास के लोगों के थे, और एक कंप्लेंट की कॉपी थी जिसमें कहा गया था कि इसमें ड्रग्स का मामला है, तो आप एनसीबी इसकी जांच करें। अब एनसीबी के सामने मुंबई पहुंचकर बड़ा सिंपल सा एक रास्ता था। वो रास्ता ये था कि उस ईडी के कंप्लेंट और उस व्हाट्सएप चैट को सामने रखते हुए वो एक एक करके जिसके भी नाम है, चाहे श्रुति मोदी हो, शौविक चक्रवर्ती हो, रिया चक्रवर्ती हो, दीपेश हो, इन लोगों को बुलाए और सीधा पूछे क्या आप लोगों का नाम है, आप चैट में बात कर रहे हैं, ड्रग्स खरीदने की बात कर रहे हैं, ड्रग्स मंगाने की बात कर रहे हैं, गांजे की बात कर रहे हैं, एमडीएमए की बात कर रहे हैं। और वो सीधा कहे कि नहीं, ये हमने चैट में बात की थी, लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा कोई इससे रिश्ता नहीं है। अब चूंकि उनके पास से ड्रग्स बरामद भी नहीं हो सकता था, तो बरामदगी भी नहीं और पीते हुए पकड़े जाना भी नहीं, तो केस बड़ा कमज़ोर होता। और एनसीबी को लगा कि अगर इस तरीके से शुरुआत करें, जो आमतौर पे लोग करते हैं कि आप एक कंप्लेंट के आधार पर, एक व्हाट्सएप चैट के आधार पर गए और आपने बुलाया, पूछताछ कर लिया। अब उस पूछताछ में ज़रूरी है कि आपको कुछ सबूत मिले, सॉलिड प्रूफ मिले, तभी आप केस बनाएंगे और तभी आप उसको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन यहाँ ये मुश्किल थी कि एक व्हाट्सएप चैट और एक ईडी के कंप्लेंट के अलावा और कुछ था नहीं। तो इसमें बड़ा जोखिम था, रिस्क था कि आप सीधे बुला के पूछताछ करें और सामने वाला इनकार कर दे कि भैया हमारा तो कोई ड्रग्स से मतलब नहीं है, ये व्हाट्सएप चैट तो यूं ही था और इससे जुड़ा हुआ और कोई सबूत हो तो आप बताएं। तो वहाँ पे एनसीबी के हाथ खाली थे। एनसीबी की टीम ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा कि चूंकि केस कमज़ोर है, सबूत कुछ है नहीं, तो सीधे अगर रिया चक्रवर्ती और इन लोगों को बुला के पूछताछ करते हैं तो शायद छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि उनके पास सपोर्टिंग एविडेंस नहीं होगा उस व्हाट्सएप चैट और के अलावा। तो ऐसे में किरकिरी भी होती, लेकिन मीडिया का उस वक्त प्रेशर इतना था कि रिया कब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगी, कब गिरफ्तार होगी। तो एक ये भी एनसीबी के ऊपर दबाव था। तो एनसीबी ने दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने मुंबई आने के बाद न रिया को बुलाया, न उसके भाई को बुलाया, न श्रुति मोदी को बुलाया, न जय को बुलाया। जिन जिन लोगों के नाम ईडी ने दिए थे एक्चुअल में, उनमें से किसी को टच नहीं किया, उनको छोड़ दिया। उधर वो छोड़े हुए थे, इधर सीबीआई और ईडी अपना इनसे पूछताछ कर रही थी। एनसीबी ने जो पिछले महीने की शायद 26-27 अगस्त को मुंबई पहुंची थी, उसने खामोशी के साथ एक दूसरा काम करना शुरू किया। उसने उस चैट में जिन ड्रग पेडलर्स के नाम थे, उनके बारे में अपने मुखबिर और सोर्सेस के जरिए पता करना शुरू किया कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती और इन लोगों के कांटेक्ट में थे, संपर्क में थे। और फिर धीरे धीरे ऐसे ड्रग पेडलर को उठाना शुरू किया। एक उठा, फिर दूसरा उठा, फिर तीसरा उठा, उनके बयान दर्ज किए, और फिर उनके बयान दर्ज करने के बाद
वो सारे सबूत हासिल किए जिससे ये कनेक्शन बना कि रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती ये लोग ड्रग्स खरीदते थे, ड्रग्स लेते भी थे, खुद भी लेते थे, सुशांत को भी देते थे। तो एक पुख्ता सबूत मिला। कहाँ से मिला? ड्रग पेडलर के जरिए। अब एनसीबी के पास ऐसे बहुत सारे सबूत मिल चुके थे जिसके बाद उन्हें लगा कि रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए, लेकिन फिर भी एनसीबी ने सब्र किया। उसने पहले छोटे मोहरों को उठाना शुरू किया, बुलाना शुरू किया, जिनमें रिया का भाई था, दीपेश था और कुछ बाकी लोग थे। अब उनसे पूछताछ हुई। अब सीबीआई एनसीबी के पास एक पुख्ता ये था कि जो ड्रग पेडलर के बयान थे वो काफ़ी अहम थे और उन बयान के जरिए बहुत सारे और सबूत मिले। ड्रग्स खरीदने के पेमेंट जो है वो रसीद मिले, किस तरीके से बैंक के जरिए ट्रांजैक्शन हुआ उसके सबूत मिले, कैश कब कब दिया गया उसके सबूत मिले। तो फिर भाई को बुलाया गया और दूसरे स्टाफ को बुलाया गया। उसके बाद और ज़्यादा अब सबूत इकट्ठे हो गए। तो जब सब कुछ हो गया और लोग इधर मीडिया में भी परेशानी, क्या बात है अभी तक रिया चक्रवर्ती को नहीं बुलाया जा रहा, रिया चक्रवर्ती को नहीं बुलाया जा रहा। सैमुअल मिरांडा और फिर जो शौविक चक्रवर्ती, इनके घर पे एनसीबी ने बाकायदा रेड भी डाला। हालांकि शौविक के ही घर में रिया रह रही थी और उसी दिन शौविक को बुलाया पूछताछ के लिए, मिरांडा को भी ले गए, मिरांडा को, और शाम तक पूछताछ करने के बाद रात को दोनों की गिरफ्तारी भी दिखा दी। अब लगा कि रिया की बारी आएगी, लेकिन एनसीबी ने फिर भी नहीं बुलाया। कुछ दिन और वेट किया, कुछ और सबूत इकट्ठा किए। आखिरकार जब सारे सबूत मिले तो फिर रिया को पहली बार सम्मन भेजा गया। कहा गया आ जाइए एनसीबी। रिया चक्रवर्ती एनसीबी पहुंचती है। अब उससे जस्ट पहले चूंकि शौविक भी गया और सैमुअल मिरांडा भी गया, सुबह गए और शाम रात तक इन लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी एनसीबी ने। तो जब रिया पहुंची, चूंकि केस एक ही था, व्हाट्सएप चैट में इन सब एक ही के नाम आ रहे थे, तो हर एक को यही लगा कि रिया चक्रवर्ती आज गई है पूछताछ के लिए, रात तक इनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन यहां भी एनसीबी ने सब्र दिखाया। उसने पहले दिन पूछताछ करके रिया चक्रवर्ती को वापस घर भेज दिया, गिरफ्तार नहीं किया। बड़े सारे लोगों के लिए हैरत की बात थी कि सेम केस, सेम मामला, सब कुछ, उसमें शौविक को गिरफ्तार कर लिया, मिरांडा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रिया चक्रवर्ती को जाने दिया। एक डाउट भी हुआ कि पता नहीं रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी कि नहीं। खैर, दोबारा सम्मन गया, रिया चक्रवर्ती को दूसरे दिन बुलाया गया। फिर लगा कि आज गिरफ्तार होंगी, पक्का होंगी, लेकिन फिर शाम और रात होते होते रिया चक्रवर्ती को छोड़ दिया गया, वो घर चली गई। अब लगने लगा कि एनसीबी शायद जैसे सीबीआई बुला के पूछताछ करके छोड़ दी, ईडी ने छोड़ दिया, तो अब रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहा है। लेकिन एनसीबी अपना एक दूसरी प्लानिंग में लगी हुई थी। वो सारे पुख्ता सबूत जोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे मालूम है मामला हाई प्रोफाइल है और रिया के वकील भी जाने माने मुंबई के सतीश मानु शिंदे साहब। तो 2 दिन बीत गए, सभी की उम्मीदें टूट गईं कि रिया चक्रवर्ती को बुलाया लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। अब तीसरे दिन की बारी आई। तीसरे दिन फिर सम्मन दिया गया। रिया चक्रवर्ती एनसीबी के दफ्तर पहुंचती है और तीसरे दिन आखिरकार रात होते होते वही खबर आ जाती है जो सब सुनना चाहते थे कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। तो जो काम पहले दिन नहीं हुआ, जो दूसरे दिन नहीं हुआ, वो तीसरे दिन हुआ और इसके बाद अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया और आज भी रिया जेल में है क्योंकि अभी तक उनके वकील ने हाईकोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव नहीं किया है। अब सवाल यह था कि एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, इन लोगों को तो एक ही दिन में गिरफ्तार कर लिया, रिया चक्रवर्ती को 3 दिन की मोहलत क्यों मिली थी? तो उसकी वजह यही थी कि वो पुख्ता सबूत चाहते थे। और ये जो 3 दिन का खेल है पूरा, इन 3 दिनों में रिया चक्रवर्ती से 2 अलग अलग टीमों ने पूछताछ की एनसीबी की। एक जो मुंबई की टीम लीड कर रहे थे और एक दिल्ली की। पूछताछ में बहुत सारे सवाल उठाए, एक अलग 55 सवाल तैयार किए गए थे। एक एनसीबी के अफसर ने रिया चक्रवर्ती से, मतलब सभी अफसर पूछताछ कर रहे थे और कई अफसरों ने पूछताछ की। एक अफसर ने जब पहली बार रिया चक्रवर्ती उनके सामने हाजिर हुई तो रिया चक्रवर्ती, एक इंट्रोगेशन जो होता है वो भी एक तरह से आर्ट है, एक कला है, क्योंकि सामने वाले के दिल दिमाग में आपको झांकना है और सच्चाई बाहर निकालनी है और ये काम बहुत मुश्किल होता है। डिपेंड करता है इंसान से इंसान, कैसा सामने वाला है, उससे किस तरह के सवाल पूछे जाएं, कैसे पूछे जाएं, उसको कैसे थोड़ा रोब में लिया जाए या फिर कैसे इमोशनल उससे पूछा जाए या कैसे कभी बात
डरा धमका कर पूछा जाए, तो बहुत सारे तरीके होते हैं। डिपेंड करता है आप किससे पूछताछ कर रहे हैं, और सामने वाले को कंफर्ट भी करना है आपको, ताकि वो खुल के बोल सके। कई बार झूठी उम्मीदें और दिलासा भी दी जाती हैं, ताकि वो और खुल के बात कर सके, उसे लगे कि शायद मैं फंसूं नहीं। तो उन अफसर ने रिया चक्रवर्ती से जो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया, वो किसी केस से शुरू किया ही नहीं कि आप ड्रग्स लेती थी, आप किसके लिए खरीदती थी, क्या करती थी, कोई मतलब नहीं। एक बड़ा सिंपल सवाल, पहला सवाल यही था कि आप एक्टिंग कैसा करती हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक्ट्रेस भी है, और मेरे डैड की मारुति फिल्म शायद उनकी पहली फिल्म थी। तो रिया भी सरप्राइज रह गई कि अफसर ड्रग्स के बारे में बात नहीं कर रहा, सुशांत की मौत के बारे में बात नहीं कर रहा है, कुछ और इधर उधर की बात नहीं कर रहा है, ये मेरे फिल्मी करियर और एक्टिंग की बात कर रहा है। तो रिया चक्रवर्ती ने फिर जवाब दिया कि मैं अच्छी एक्ट्रेस हूं, मैं एक्टिंग अच्छा करती हूं। तब उस अफसर ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन आज कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे सामने कोई एक्टिंग ना करें, अदाकारी ना दिखाएं, अभिनय ना दिखाएं, वही कहें वैसा ही करें जैसा इस वक्त इंट्रोगेशन में जरूरत है। आप जितना सच बोलेंगी उतना बेहतर होगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी। तो इसीलिए एक्टिंग का सवाल आपसे पूछा था कि मुझे मालूम है आप एक्ट्रेस हैं। तो एक्टर लोग किसी भी माहौल में, कहीं किसी भी जगह हो, वो कब रियल होते हैं और कब एक्टिंग करने लगते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए आपसे पूछा गया था कि आप एक्ट्रेस कैसी हैं, तो आपने कहा आप अच्छी एक्टिंग करती हैं। तो ये अच्छी एक्टिंग आप पर्दे पे ज़रूर कीजिए, इस वक्त एनसीबी के सामने मत कीजिएगा, और वही चीज़ें बताइएगा जो हम जानना और सुनना चाहते हैं। और इसके बाद फिर रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब का दौर शुरू होता है। और फिर रिया चक्रवर्ती, चूँकि सारे ड्रग पैडलर बाकी लोगों के बयान थे, 3 दिन का वक्त इसलिए लगा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती बहुत सारी चीज़ें छुपा रही थी, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में और फिर एविडेंस इतने थे कि उन्हें मानना पड़ा, फैक्ट्स भी थे, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ वो ड्रग्स खुद भी लेती थी और सुशांत को भी देती थी, सुशांत के लिए खरीदती थी। और उन्होंने कई नाम लिए। वो नाम इस वक्त मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए कि वो नाम तो हैं, लेकिन अभी जब तक एनसीबी उन्हें सम्मन नहीं कर देती है, तो कल को अगर मान लीजिए उनमें से किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता और एनसीबी को लगा कि उस नाम को काट देना चाहिए, तो फिर उनकी इज्जत भी खराब होगी और दूसरा वो केस भी कर सकते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने कई नाम लिए, कुछ अपने दोस्तों के लिए, कुछ और ऐसे लोगों के जो इस ड्रग्स लेने में, ड्रग्स खरीदने में शामिल थे। एनसीबी उन लोगों की जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि सिर्फ नाम लेने से, क्योंकि हो सकता है कई बार लोग सामने वाला कि हम तो जा रहे हैं जेल, तुमको भी नहीं छोड़ेंगे, तो नाम ले लेते हैं, लेकिन उस नाम को लेने जो रिया चक्रवर्ती ने लिया उसके साथ और क्या सबूत हैं, उसको जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप उसका सपोर्टिंग एविडेंस नहीं लाएंगे, तब तक आप उसके गिरबान पे हाथ नहीं डाल सकते। तो एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती के उन नामों को खंगाल रही है, परख रही है, जांच कर रही है, और जैसे ही कुछ एविडेंस मिलेगा वो उस पर आगे बढ़ेगी। ये तो हुई एनसीबी की इस पूरी पूछताछ की बात ड्रग्स को लेकर। एक बड़ी अच्छी चीज़ क्या, बल्कि इसको कहें कि एक खुलासा और भी हुआ इस पूछताछ के दौरान। ये हुआ कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की एक बहन के बारे में भी कुछ कहा, लेकिन वो अभी दूसरा मुद्दा है, इसलिए इसको फिर कभी। बट 8 जून को जो कुछ हुआ था उसके बारे में भी रिया ने कुछ बताया, जो एनसीबी में पूछताछ कर रहे थे। उनमें से एक अहम चीज उसने ये बताई थी कि 8 जून को उनका झगड़ा हुआ था, वो चली गई थी, मोबाइल ब्लॉक कर दिया था, और रिया ने यह भी कहा कि हो सकता है वो उस दिन जो घर से गई थी वो आखिरी बार वो सुशांत के घर से निकली थी, उसके बाद दोबारा शायद उस घर में कभी लौटती नहीं, और उसने तय कर लिया था सुशांत से अलग होने का। अगर सुशांत जिंदा होते तो शायद ये दोनों अलग हो जाते और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाता, लेकिन खैर सुशांत दुनिया में है नहीं। लेकिन जो रिया का कहना था वो यही था कि शायद सुशांत के साथ 8 जून दोपहर तक जो साथ था वो आखिरी साथ था, इसके बाद वो दोबारा कभी सुशांत की ज़िंदगी में वापस नहीं जाती और दोनों एक तरह से उनका ब्रेकअप हो जाता।
इसकी कई वजह बताई हैं, लेकिन वो वजह चूँकि कंफर्म नहीं है और उन वजहों को लेके मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है, तो वो वजह बताना मेरे लिए एथिकली भी ठीक नहीं होगा और ईमानदारी से भी ठीक नहीं होगा। लेकिन ये कंफर्म है कि रिया सुशांत का साथ अब छोड़ना चाहती थी और 8 जून को ही उन्होंने ये तय भी कर लिया था उस घर से निकलते वक्त। तो रिया अभी जेल में है और हाई कोर्ट में अभी बेल एप्लीकेशन मूव होना है, देखिए किस दिन होता है। हालांकि आज वीक का आखिरी दिन है, फ्राइडे है, तो अब सैटरडे को करेंगे या मंडे करेंगे या मंडे ना भी करें, क्योंकि अभी बहुत सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो शायद एक ये भी डर है कि बहुत सारे और लोग आ रहे हैं और उसकी वजह से कुछ और नाम ना आ जाए, बेल रिजेक्ट ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी शायद उनके वकील अपनी एक तरह से रणनीति बना रहे हैं और अभी तक उन्होंने इस मामले में बेल एप्लीकेशन मूव नहीं किया है। तो ये थी कहानी। आज बहुत ज़्यादा काम था, फंसा हुआ था और नेक टू नेक मैं इसीलिए घड़ी देख रहा हूँ कि ये कहानी राइट टाइम आप लोगों तक पहुँच जाए। तो और मैं नागा भी नहीं करना चाहता था, आज छोड़ना भी नहीं चाहता था ताकि आप लोग बुरा ना माने। तो ये जो जानकारी थी आप तक पहुँचाने की कोशिश की। तो आज कहानी में इतना ही। कल रात फिर 9 बजे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। और आज मुंबई में एक हमारे कहानी के ही जो सुनते हैं उनके घर गया मैं, उनके परिवार से मिला और ऐसे परिवार और ऐसे लोगों को देखकर दिली खुशी होती है और लगता है कि आज भी एक परिवार में जो खुशियां होती हैं, अगर वो परिवार खुश है तो फिर ज़िंदगी कितनी अच्छी लगती है। तो उस परिवार में जाकर मिला और दोपहर का खाना भी खाया, बहुत ही प्यार से उन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया। तब एक ज़माने के बाद मैंने इतना अच्छा वेज खाना खाया। तो मैं और विनोद शिकारपुरी दोनों थे, बड़ी मोहब्बत मिली, प्यार मिला। थैंक यू वेरी मच अजय भाई। तो आज कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। थैंक यू वेरी मच।